गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर साइंस का चैप्टर 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो पढ़ रहे थे, उसमें रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हमारा रिसेंट पार्ट में ख़त्म हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन? देखो, रिफ्रैक्शन की घटना को समझने के लिए हमें यहाँ पर कुछ छोटी छोटी 2-3 बातें सीखनी होगी और उसके बाद में हम सीख पाएंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो हम देखें कि यहाँ पर अगर हम 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लेते हैं, एक हम अगर एयर ले लेते हैं और दूसरा अगर हम वाटर ले लेते हैं, तो ध्यान से देखें, ऊपर एयर है और नीचे वाटर है और ये क्या है? सरफेस है। कौन सी सरफेस है ये? सेपरेटिंग सरफेस ऑफ दीज 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम। इन दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम की सेपरेटिंग सरफेस है ये। जब इस सरफेस पर कोई लाइट रे आती है, इंसिडेंट होती है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम जैसे रिफ्लेक्शन में एक नॉर्मल बनाते थे, एक इमेजिनरी लाइन बनाते थे जिसको अपन नॉर्मल बोलते हैं, वो बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो इंसिडेंट रे होती है, ये रे अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट हो जाती है। या तो ये ऐसे मुड़ जाएगी, मतलब ये ऐसे जाकर ऐसे मुड़ जाएगी, या ऐसे जाकर ऐसे मुड़ जाएगी। क्या होगा जब कोई इंसिडेंट रे किसी सेपरेटिंग स्मूथ सरफेस पर आकर स्ट्राइक करती है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या करती है? बेंट हो जाती है। दूसरे मीडियम में जब जाती है, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है, तो क्या हो जाती है? अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट हो जाती है। दिस फिनोमेना इज नॉन एज रिफ्रैक्शन। क्या होता है? किसी लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर अपने पाथ से, अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट हो जाना, दैट इज नॉन एज रिफ्रैक्शन। तो समझ में आई बात? रिफ्रैक्शन क्या होती है? किसी भी लाइट का बेंट हो जाना, अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ जाना, तो ये होता है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन होता तो है, लेकिन क्यों होता है, इसका कारण जानते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का क्या कारण है? तो हमने ये देखा था कि जो लाइट रे होती है उसकी स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। तो मैंने यहाँ पर एक सॉलिड मीडियम ले लिया जिसकी डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, मतलब पार्टिकल्स क्या होते हैं उसमें? ज़्यादा होते हैं। एक यहाँ पर हमने लिक्विड मीडियम ले लिया जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं, मतलब डेंसिटी कम होती है। तो ऐसे मीडियम को हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। और ऐसे मीडियम को हम बोलते हैं रेयरर मीडियम। क्या बोलते हैं? रेयरर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है देन रेयरर मीडियम में। अब किसी पर्टिकुलर मीडियम को हम डेंसर या रेयरर नहीं बोल सकते, किसी पर्टिकुलर मीडियम को हम डेंसर या रेयर नहीं बोल सकते। जैसे मान लो मैं यहाँ पर बात करता हूँ वाटर और यहाँ पर बात करता हूँ ग्लास, यानी कि कांच। तो कांच जो है वो डेंसर मीडियम है, कांच जो है वो डेंसर मीडियम है, और वाटर जो है वो रेयरर मीडियम है। क्योंकि कांच की तुलना में वाटर की डेंसिटी कम है, तो ये क्या हो गया? रेयरर मीडियम। लेकिन हम वाटर को हमेशा रेयरर मीडियम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये डेंसर और ये रेयरर हो गया तो ठीक है। लेकिन अगर हम वाटर और एयर की बात करें, वाटर और एयर की बात करें, तो यहाँ पर वाटर डेंसर मीडियम हो जाएगा और एयर जो है वो रेयरर मीडियम हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाटर कभी तो रेयरर मीडियम है, कभी डेंसर मीडियम है। मतलब ये कि पर्टिकुलर किसी मीडियम को आप डेंसर या रेयरर नहीं बोल सकते। डेंसर और रेयरर कम बोलेंगे कि किसी के कंपैरिजन में। अगर हम वाटर को ग्लास के कंपैरिजन में देख रहे हैं तो वो रेयरर मीडियम है। अगर हम वाटर को एयर के कंपैरिजन में देख रहे हैं तो वो डेंसर मीडियम है, क्योंकि एयर के कंपैरिजन में वाटर में जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा पास है। समझ में आ गई की बात। मैं हूँ, अब मैं बड़ा हूँ कि छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ कि छोटा हूँ, तो इस बात को बताने के लिए कोई पड़ोसी खड़ा तो करो, तभी तो बताएंगे उसको देख के कि इससे बड़ा हूँ या इससे छोटा हूँ। ऐसे तो मैं बड़ा भी हूँ और ऐसे तो मैं छोटा भी हूँ। मैं अपने छोटे भाई से बड़ा हूँ और अपने बड़े भाई से छोटा हूँ। तो किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए कंपैरिजन की ज़रूरत होती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की डेंसिटी कम होती है, डेंसर मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जब कोई लाइट रे, यहाँ ध्यान से देखेंगे, जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर वाटर ले लिया, क्या ले लिया, वाटर नीचे ले लिया, और यहाँ पर ऊपर ये एयर है और ये वाटर है। तो जब एयर क्या है, एयर क्या है, रेयर मीडियम, और वाटर क्या है, डेंसर मीडियम। तो जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से, जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ये हमारा नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, जब कोई इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। देखो पहले ये ऐसे जाने वाली थी, अब ये थोड़ा नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन एन इंसिडेंट लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडिया बोल सकते हैं, है ना। तो क्या होगा, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल इफ इट ट्रेवल रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। और अगर इसके ऑपोजिट हम बात करें कि वापस वही वाटर है, और ऊपर एयर है, लेकिन इस बार लाइट रे वाटर में से जा रही है, हमने यहाँ पर नॉर्मल बनाया, तो ये रे ए से जाने वाली थी, लेकिन अब ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, क्योंकि हमने क्या किया, डेंसर मीडियम से रे को इंसिडेंट किया। तो जब वो रिफ्रैक्ट हुई रेयरर मीडियम में, जब वो रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्ट हुई तो क्या हुआ, वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आया कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है। रिफ्रैक्शन क्यों होता है, दो अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाने के कारण वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, और अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाना ही क्या बोलते हैं, उसको रिफ्रैक्शन बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन के हमारे डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में कोई तो उपयोग होगा, कोई तो एप्लीकेशन, कोई तो एग्जाम्पल होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपसे एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, और दो एग्जाम्पल बता के आपसे उसका कारण भी पूछा जा सकता है। तो कारण तो हम जब बताएंगे जब हम एग्जाम्पल पहचानेंगे। तो यहाँ पर सुने, हम जनरली देखते हैं कि किसी पानी के बॉटम पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो और उस कंटेनर में पानी भरा हो, तो जब हम उसको देखते हैं तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से ज़्यादा ऊपर उठा हुआ दिखा देता है। अ ऑब्जेक्ट इज सीम्स टू बी रेज्ड इफ इट इमर्स्ड इन वाटर।
जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी में डूबा हुआ है और उसको हम देखते हैं तो वो कैसा लगता है, ऊपर उठा हुआ लगता है। कैसा लगता है, इट सीम्स टू बी रेज्ड, ऊपर उठा हुआ लगता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई भी कंटेनर में हमने क्या भरा रखा है, पानी भरा हुआ है और इसमें एक हमने पेंसिल रखी हुई है। क्या रखी हुई है, पेंसिल रखी हुई है, ये पेंसिल रखी हुई है, ठीक है। तो ये पेंसिल जो है, इसका जो पानी में पार्ट डूबा हुआ है, ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, देखो पेंसिल भी हमें मुड़ी हुई दिखाई देगी, जो पार्ट उसका पानी में डूबा हुआ है वो भी हमें मुड़ी हुई दिखाई देगी। तो पेंसिल सीम्स टू बी बेंट इन इट्स इमर्ज्ड पार्ट, जो उसका डूबा हुआ पार्ट है पानी में, वो क्या होगा, हमें मुड़ा हुआ दिखाई देगा। पानी में रखा हुआ कोई कॉइन जो है ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। या जब स्टार से लाइट आती है तो वो देखो, यहाँ से एक एग्जांपल और देखते हैं। ये हमारा स्टार है, ठीक है, और ये क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर बहुत सारी एयर की लेयर होती है, एक्सोस्फेयर, मेथोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, सारी होती है ना, बहुत सारी एयर की लेयर होती है, ठीक है ना, एयर एनवायरनमेंट में। तो क्या होता है कि जब यहाँ से लाइट आती है तो उसका रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन, समझ रहे हो ना। यहाँ से वो इधर जाने वाली थी पर इधर मुड़ गई, फिर इधर जाने वाली थी इधर मुड़ गई, फिर इधर जाने वाली थी इधर मुड़ गई, फिर इधर मुड़ गई, फिर इधर मुड़ गई, ठीक है ना। तो एक इंसान यहाँ से देख रहा तो उसको लग रहा है कि ये जो है इधर से कहीं से आ रही है, क्योंकि उसको तो ऐसा लगेगा ना, लाइट तो सीधी आती है तो इधर से तो यूँ घूम के आ नहीं सकती, क्योंकि लाइट तो सीधे पाथ पे ही ट्रेवल करती है अगर एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही हो तो। लेकिन अलग अलग मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो बेंट होती जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से जो लाइट आ रही थी वो बेंट होते 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 यहाँ पहुँची। इस बंदे को लगता है कि लाइट तो सीधे सीधे आ रही होगी, यानी कि इधर से कहीं से आ रही होगी, तो वो स्टार जो है उसको यहाँ नज़र आएगा। तो ये तो उसकी एक्चुअल पोजीशन हो गई, ये तो उसकी एक्चुअल पोजीशन हो गई, और ये उसकी वर्चुअल पोजीशन हो गई। वर्चुअल पोजीशन जहाँ वो है नहीं, उसकी एक वर्चुअल इमेज वहाँ पर बन रही है। तो स्टार का यहाँ वहाँ दिखना, ऐसे सारे एग्जाम्पल जो हैं क्या हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। कोई तुमसे पूछ सकता है पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखती है, सिक्का उठा हुआ क्यों दिखता है, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। हमारा जो स्काई है वो ब्लू क्यों दिखता है, सी वाटर ब्लू क्यों दिखता है, इन सारी चीज़ों का आंसर एक ही है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये सारी चीज़ें क्यों होती है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन घटना के कारण ही ये सब चीज़ें होती है। तो ये हो गए हमारे रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स। अब हमें देखना है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो देखेंगे ध्यान से, ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो क्या होगा कि हम यहाँ पर एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लेते हैं, ठीक है। क्या है ये ग्लास स्लैब, तो इसके बाहर क्या है एयर, अंदर क्या है ग्लास, वापस से बाहर क्या है एयर, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक इंसिडेंट रे ली जो ग्लास स्लैब के इस पॉइंट पर इंसिडेंट करा दी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे। अब जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट होती है उस पॉइंट पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल रे जो एंगल बनाती है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब क्या होगा, एयर से ग्लास में जा रहे हैं, मतलब रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, मतलब स्पीड होगी कम, और स्पीड कम होती तो
रे जो है बेंट होकर टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये इधर जाने वाली थी लेकिन ये इधर थोड़ा झुक गई। ठीक है, अब ये रे फिर से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, यानी कि ग्लास से एयर में जा रही है, यानी कि डेंसर से रेयर में जा रही है, यानी कि स्पीड बढ़ने वाली है। और स्पीड बढ़ने वाली है तो नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगी। तो यहाँ पर भी हम क्या, पहले तो एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट पर, और फिर क्या होगी, ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, यहाँ से इधर नहीं आएगी, इधर हो जाएगी। तो क्या होगा, ये कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये तो कौन सी रे हो गई, इसको बोलेंगे अपन रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और इस रे जो बाहर रे निकल गए उसको बोलेंगे अपन इमरजेंट रे। क्या बोलेंगे, इमरजेंट। इमरजेंट रे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन इमरजेंट रे। अब ये जो रे थी वो एक्चुअली इस डायरेक्शन में जाने वाली थी। वो जो रे अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो इस डायरेक्शन में जाने वाली थी, लेकिन वो यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई, देन रिफ्रैक्ट हुई और वो उसी के पैरेलल हो जाती है, उसी के पैरेलल हो जाती है। तो इंसिडेंट रे जो है, जिस एंगल पे इंसिडेंट होती है उसी ही एंगल पर रिफ्रैक्ट होती है, और फिर दोबारा से इंसिडेंट हुई इस एंगल पे तो इस एंगल पे रिफ्रैक्ट हो गई। तो हम यहाँ पर इसको I1 बोल देते हैं, इसको R1 बोल देते हैं, इसको I2 बोल देते हैं और इसको E बोलते हैं। एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। और जितना ये हमारी रे जा रही थी और ये हमारी ऐसे करके फिर ये जो गई, तो एक्चुअल कंडीशन से दूसरी कंडीशन पे जाने पर इन दोनों के बीच में जो गैप आया, यानी कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये रे इस डायरेक्शन में जाने वाली थी। ग्लास स्लैब होने की वजह से यहाँ से रे आई, रिफ्लेक्ट हुई, देन इमरजेंट हुई, तो उनके बीच में ये एक डिस्टेंस क्रिएट हो गई, ये एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। किसको बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल रे और इमरजेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं lateral displacement. The perpendicular distance between actual incident ray and emergent ray is known as lateral displacement. ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन फिनोमिना ग्लास स्लैब की वजह से। ठीक है, तो इसको पढ़ें और हम नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे थ्रू लेंस और बाकी सब कुछ, लेंस फॉर्मूला बाकी सब कुछ। थैंक यू।